आज हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति की। 1789 यानी कि 1789 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1799 यानी कि 1799 में ये खत्म हुई थी। 10 सालों तक इसका टाइम पीरियड था और ऐसा नहीं है कि इस क्रांति का कुछ मतलब नहीं निकला। हालांकि ऐसे दिखता है कि कुछ मतलब नहीं निकला, लेकिन इसका बहुत मतलब निकला। पूरे विश्व को इस क्रांति ने प्रेरणा दी और ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, इसके पीछे मेन रीजन था तानाशाही। उसको खत्म करने के लिए ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। आज हम इसी को पढ़ेंगे और एक कहानी की तरह पढ़ेंगे और मैं वादा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, अगर आप अपने चारों तरफ देखते हो तो जितनी भी लड़ाइयां होती है उनमें से हर एक लड़ाई का सबसे सिमिलर कारण क्या होता है? मतलब एक वो कारण जो अधिकतर लड़ाइयों में पाया जाता है, पैसा। जी हाँ, पैसा। मेरे हिसाब से तो फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण जो था वो पैसा ही था। अब आप भी अगर पूरी कहानी सुनोगे तो एंड में आप भी बोलोगे कि फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण पैसा ही था। तो कहानी की शुरुआत होती है फ्रांस में बुर्बन नामक वंश से। जब फ्रांस में क्रांति हुई उस वक्त तक बुर्बन नामक वंश का शासन था। जैसे हमारे यहां पे थे मुगल वंश, खिलजी वंश, वैसे ही फ्रांस पर बुर्बन वंश का शासन था। अब इस वंश के जो राजा थे वो एकदम निरंकुश थे। निरंकुश का मतलब कुछ भी करते थे, अपनी चलाते थे। और इनमें से कुछ राजा तो बहुत हद तक मूर्ख भी थे। एक तरह से तानाशाह भी थे, निरंकुश भी थे और मूर्ख भी थे। जब फ्रांस में क्रांति हुई 1789 में, उस वक्त तक फ्रांस का राजा था लुई 16वां। अब मैं आता हूं अपनी बात पे कि पैसा क्रांति का कारण कैसे बना। तो फ्रांस और ब्रिटेन दोनों देश एक दूसरे के पड़ोसी हैं, हम जानते हैं। अब इन दोनों देशों की पूरे विश्व में कॉलोनियां थी। अब इन दोनों की कॉलोनियां थी तो ये आपस में लड़ते रहते थे किसी देश को अपनी कॉलोनी बनाने के लिए। लेकिन ब्रिटेन की नेवी ताकतवर थी। वो क्या जगह जगह से फ्रांस को खदेड़ रहा था। भारत से भी उसने फ्रांस को खदेड़ा था, अमेरिका से भी उसने फ्रांस को खदेड़ा था। तो फ्रांस को क्या है, बहुत सारी लड़ाइयां लड़नी पड़ रही थी ब्रिटेन से। और भी देशों से लड़ाइयां लड़नी पड़ रही थी, लेकिन ब्रिटेन से ज्यादा ही लड़नी पड़ रही थी। अब इन लड़ाइयों में इन दोनों ही देशों का, फ्रांस का और ब्रिटेन का, दोनों का बहुत पेट भर के खर्चा होता था। अब ब्रिटेन तो चलो ठीक है, अपनी कॉलोनियों से अपनी लड़ाइयों का खर्चा निकाल लेगा। ऑफकोर्स उन कॉलोनीज में से हमारा देश भी था, ठीक है, तो ब्रिटेन तो निकाल लेगा अपना खर्चा। लेकिन फ्रांस के पास तो पूरे विश्व में बहुत ही कम कॉलोनीज बची थी और जो भी बची थी वो सब नाम मात्र की थी। अब ऐसे में अमेरिका में जो फ्रांस की थोड़ी बहुत कॉलोनीज थी, नाम मात्र की भी सही, तो उधर से भी ब्रिटेन ने फ्रांस को खदेड़ दिया। तो इस बात का भी फ्रांस को गुस्सा खूब था ब्रिटेन के ऊपर। ठीक है, तो अब क्या करें, ब्रिटेन की नेवी ताकतवर है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब दोस्तों यहां तक की कहानी समझ में आ गई। अब बात करते अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की। अब मैं वहां क्यों लेके जा रहा हूं कहानी को, उससे हमारा क्या कनेक्शन है? यहां तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात की जा रही है, तो हमारी कहानी इस कहानी से कनेक्टेड है। ब्रिटिशों ने फ्रांस को अमेरिका से जब खदेड़ दिया था, तब ऑब्वियस सी बात है फ्रांस में गुस्सा तो था ही। तो फ्रांस तो एक मौका देख रहा था कि वो किस तरह से ब्रिटेन से बदला ले। अब फ्रांस को मौका तब मिला जब ब्रिटिशों की कॉलोनी अमेरिका में खुद ब्रिटिशों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम छिड़ गया। अब अमेरिकियों ने ब्रिटिशों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम छेड़ दिया, तो फ्रांस ने यह सोचा कि अब हमें अमेरिकियों की मदद करनी चाहिए ब्रिटिशों को नीचा दिखाने के लिए, कि हम तुम्हें इन ब्रिटिशों से आजादी दिलवाने में मदद करेंगे, क्योंकि इन ब्रिटिशों ने हमें यहां से खदेड़ा था और हम तुम्हारी अब मदद करेंगे इन लोगों को नीचा दिखाने के लिए, वो भी फ्री फ्री फ्री, कोई चार्ज नहीं लेंगे तुमसे। मतलब क्यों? ठीक है, तुमने ब्रिटिशों को नीचा दिखाने के लिए अमेरिकियों की स्वतंत्रता संग्राम में मदद कर दी, उसके बाद क्या? इस नीचा दिखाने में तुम्हें क्या मिला? और इस नीचा दिखाने की लड़ाई में जो खर्चा आएगा उसे कौन भरेगा? कॉलोनियां तो तुम्हारे पास है नहीं, जो बची है वो भी नाम मात्र की है, और पूरी दुनिया में तुम लोगों ने कर्जा ले रखा है वो अलग। तो अब इस सब की भरपाई कैसे करोगे? कौन चुकाएगा इस सबको? अब जो चुकाएगा सो चुकाएगा, हम तो फ्रांस चलते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों अब हम आ गए फ्रांस में। अब जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो फ्रांस के माहौल को जानते नहीं हैं, उनका मैं फ्रांस के माहौल से एकदम तालमेल बैठा देता हूं। अब इस वक्त जब हम फ्रांस में हैं, तो इस वक्त फ्रांस में राज कर रहा है लुई 16वां, और यहां का समाज जो है वो 3 वर्गों में बटा हुआ है। इसको हम क्लास भी बोल सकते हैं, स्टेट भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं वर्ग बोलूंगा।
तो 3 वर्गों में फ्रांस का समाज विभाजित है, 3 वर्गों में बटा हुआ है, जिसमें ऊपर ही ऊपर वाले वर्ग में पुजारी लोग आते हैं, जो लोग चर्च वगैरह से जुड़े हुए हैं और समाज में इन लोगों की बहुत इज्जत है। ठीक है, तो इसके बाद आता है दूसरा कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग जो है वो दूसरे वर्ग में आता है, मतलब जो ऊपर वाले वर्ग है उसके बाद नीचे वाले वर्ग में आते हैं कुलीन लोग, जिनके पास पैसा बहुत है। जो नोबल फैमिलीज होती है ना, जिनके पास पैसा बहुत होता है, राजे रजवाड़े वगैरह, वो सब दूसरे वर्ग में आते हैं। तो ऊपर के 2 वर्ग हो गए। अब तीसरे वर्ग में आप जानते ही हो कौन आ सकता है, गरीब जनता, आम आदमी, आपके और मेरे जैसे। अभी तो आप समझ ही गए होंगे कि फ्रांस का माहौल क्या है। यहाँ पे 3 वर्ग है, ऊपर ही ऊपर वाले में पुजारी वर्ग आता है, उसके नीचे वाले में कुलीन आते हैं जिनके पास पैसा बहुत है, और तीसरे वाले में हम जैसे आते हैं, गरीब आदमी जिसको सब कुछ झेलना पड़ता है। अब इन सब में ऊपर वाले जो 2 वर्ग हैं, पुजारी और नोबल फैमिलीज, उन लोगों की जनसंख्या है कम, और जो तीसरे वर्ग में आती है आम जनता, वो लोग हैं ज्यादा जनसंख्या में। लेकिन पैसे में ये ऊपर वाले 2 वर्ग जो हैं, ये आम जनता से ज्यादा पैसे वाले हैं। अब ये इतने पैसे वाले हैं ऊपर के 2 वर्ग, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि नीचे का जो वर्ग है, जो आम जनता वाला वर्ग है, वही टैक्स देता है। ये ऊपर के 2 वर्ग जो हैं ये कभी टैक्स नहीं देते। अब आप तो बोलोगे ये गलत है, सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए, सबको टैक्स देना चाहिए। अरे भैया, जब भी तो क्रांति हुई थी फ्रांस में, अच्छा खासा पैसा था इन ऊपर वाले 2 वर्गों के पास में, फिर भी ठाट बाट से रहते थे, टैक्स नहीं देते थे सरकार को। अब क्या है, फ्रांस में कुछ हद तक मिडिल क्लास जो लोग थे, क्योंकि औद्योगिक क्रांति शुरू हो चुकी थी उस वक्त, मिडिल क्लास लोग थे जो वो थोड़ा थोड़ा उभर उभर के आ रहे थे ऊपर। ये क्या है, सब कुछ समझ रहे थे, ये थोड़ा पढ़े लिखे थे, ये सब कुछ समझ रहे थे कि सरकार जो हमारे साथ कर रही है वो गलत है। ऊपर के 2 वर्गों को टैक्स नहीं देना पड़ता, हम जो आम लोग हैं हमको ही टैक्स देना पड़ता है। अब वापस उस कहानी पे चलते हैं। अब जब फ्रांस ने अमेरिकियों की ब्रिटिशों से आज़ादी दिलवाने में युद्ध किया और मदद की, ठीक है, उनको आज़ादी मिल गई अमेरिकियों को, उससे तुम्हें क्या मिला? सम्मान मिला। सम्मान पेट भर देगा? नहीं, सम्मान से कुछ नहीं होता। अब जो खर्चा हुआ है, इस खर्चे की भरपाई कौन करेगा? भाई, जहां तक तुम्हारे देश की बात है, वहां तो 2 वर्ग तो टैक्स देते नहीं, पैसे का सारा बोझ किस पर पड़ेगा? तीसरे वर्ग पर पड़ेगा, जिसमें आम जनता आती है। ऊपर से तुम्हारे देश में जो धीरे धीरे आबादी बढ़ रही है वो अलग, और खाने पीने को तुम्हारे पास कुछ है नहीं। तो अब फ्रांस के सामने क्या क्या प्रॉब्लम है? पहला, कर्जा है। दूसरा, टैक्स बढ़ा दिए गए हैं। तीसरा, आबादी बढ़ रही है। चौथा, खाने पीने को कुछ नहीं है। और ऊपर से 2 वर्ग जो है वो भी मजे ले रहे हैं, मतलब कि अपनी जिंदगी जो है वो मजे में जी रहे हैं, इस वक्त भी जब देश के सामने संकट है तभी भी। तो अब होना क्या है? लोगों में गुस्सा, और इस गुस्से को हवा देने का काम किसने किया? किताबों ने। किताबों ने ऐसे किया कि जिस टाइम पे ये सब हो रहा था, उस वक्त कुछ समझदार लोग भी थे जिन्होंने अपनी किताबें लिखी, जैसे जॉन लॉक, रूसो, मतलब ये सब थे, समझदार लोग थे। इन लोगों ने अपनी किताबों में लिखी हुई बातों से लोगों को प्रेरित किया और उनके अंदर एक आग भड़का दी। अब एक दिन 5 मई 1789 का दिन आ गया, जब ये फैसला लिया गया कि अब फ्रांस की हालत बहुत खराब है, तो अब टैक्स जो है वो अब और बढ़ाना पड़ेगा। अब इस टैक्स बढ़ाने से सबसे ज़्यादा तकलीफ किसको होगी? जो टैक्स देता है, गरीब जनता। तो गरीब जनता ने विरोध किया कि ऐसे कैसे ले लोगे तुम टैक्स? भाई, जब पैसे का मामला आता है तो मूर्ख भी समझदार हो जाता है कि मुझे लूटा जा रहा है। तो ये तो फिर भी आम जनता थी, ये तो सब समझती थी। तो आम जनता ने मांग कर दी कि अब तो हमें संविधान चाहिए, अब कुछ नहीं, संविधान चाहिए मतलब चाहिए। ऐसा नहीं है हम राजा को गद्दी से हटाना चाहते, नहीं, लेकिन हमसे हमारे हक मारे जा रहे हैं, अब तो हमें संविधान चाहिए। ऐसा कर दो, ब्रिटेन में जैसा सिस्टम है ना, ब्रिटेन में संविधान भी है और वहां पे राजा भी राज करता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वहां पे। तो यहां भी ऐसा कर दो, संवैधानिक राजतंत्र ला दो। तो अब जनता ने तो मांग कर दी कि संविधान दो या फिर क्रांति होगी। तो अब संविधान कैसे दे दे भाई, ऐसे थोड़ी दिया जाता है संविधान। तो फिर ठीक है, दंगे शुरू हो गए, लोग भूखे मर रहे थे, क्या करें, लूट पचाना शुरू कर दिया। एक किला था बास्टिल नाम का, बहुत मशहूर किला था, आज भी मशहूर है, लेकिन किला नहीं है, उसका नाम मशहूर है। उसे भी पब्लिक ने लूट लिया और किले को भी तोड़ दिया।
क्योंकि यहाँ के लोग जो थे वो इंग्लैंड में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, अगर पॉलिटिकल का स्टूडेंट होगा वो समझ जाएगा, जो इंग्लैंड में इससे पहले एक गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी जिसके बाद वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ला दिया गया था, मतलब संवैधानिक राजतंत्र। तो उस चीज़ से यहाँ की जनता बहुत इंस्पायर थी और वो ये चाहती थी कि यहाँ पे भी संवैधानिक राजतंत्र आ जाए फ्रांस में। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्साइल नाम का एक और किला था, उस पर भी हमला किया गया, उसको भी लूटने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ पे कुछ मिला नहीं खास ऐसा। तो अब देख रहे हो चारों तरफ अराजकता फैली हुई है, किले लुट रहे हैं, जनता ने बिल्कुल हुड़दंग मचा रखा है। तो अब क्या हुआ, राजा को पकड़ लिया। लुई 16वां था ना उस टाइम पे राजा, तो उसको पकड़ लिया और उसको पकड़ करके संविधान लिखवाया जा रहा था कि अब तू अपनी नहीं चलाएगा, संविधान के अनुसार चलेगा। तो अब संविधान लिखने का काम शुरू हो गया। लेकिन एक बात जो मुझे बहुत बुरी लगी वो ये कि इस संविधान में महिलाओं को इतने अधिकार प्राप्त नहीं थे। इतने क्या, ये समझ लो कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था। तो अब ठीक है, तुम राजा को पकड़ करके संविधान बनवा रहे हो, राजा की सत्ता हाथों से जा रही है, तो क्या राजा कुछ नहीं करेगा? चुपचाप आंखों के सामने हाथों से सत्ता जाने देगा? कम से कम कुछ तो हाथ पैर मारेगा। तो लुई 16वें ने भागने की भी कोशिश की, लेकिन उसको पकड़ लिया गया। हाथ पैर तो मारेगा भाई, कल को ये मार भी सकते हैं मेरे को। इसके अलावा लुई 16वें ने एक दो कोशिशें और की, जैसे पड़ोसी राज्यों से मदद मांगने की कोशिश की। पड़ोसी राज्य थे ना, अड़ोस पड़ोस, उनसे मदद मांगने की कोशिश की कि मेरी जनता जो है ये बिल्कुल अराजकता फैल गई है यहाँ पे, मेरी मदद करो। तो पड़ोसी राजाओं ने भी लुई की मदद करने की कोशिश की, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि फ्रांस में जो माहौल है वो हमारे यहाँ पे भी फैल जाए। वहाँ की जनता जो अराजकता फैला रही है वो धीरे धीरे हमारे राज्यों में फैल गई तो हमें भी हटा दिया जाएगा ऐसे ही। अब इन मदद करने वाले राज्यों में दो राज्यों का नाम याद रखना, पहला प्रशिया और दूसरा ऑस्ट्रिया। इसके बाद जो मैं अगली वीडियो लाऊंगा जर्मनी का एकीकरण, उसमें इन राज्यों के नाम आएंगे। ठीक है, तो ये दो राज्यों में जो ऑस्ट्रिया था ना, ये लुई का ससुराल था। तो अब तो मदद करनी बनती है भाई, जीजा जी की इज्जत का सवाल है। तो जो लोग उस पर पहले ही नाराज थे उन लोगों को ये पता चल गया कि लुई जो है वो बाहर से मदद मांग रहा है, फ्रांस के खिलाफ मदद मांग रहा है। अब बहुत झेल लिया हम लोगों ने, अब कुछ नहीं, अब इसको मारना पड़ेगा। तो 1793 में लुई 16वें को भी मौत के घाट उतार दिया गया। तो इसी चीज को देख करके आस पड़ोस के देशों में हड़कंप मच गया कि भैया जो फ्रांस है वहां के राजा को मार दिया गया है, कि फ्रांस की पब्लिक अब इतनी पागल हो गई है कि वहां के राजाओं को मार रही है। कल को हमारे देश में भी ऐसा हो सकता है। अब क्या है कि सारे जो छोटे मोटे राज्य थे ना वो प्रशिया और ऑस्ट्रिया के साथ में हो गए कि अब क्या है, इनके साथ में मिलकर के फ्रांस को अब सबक सिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो कहानी आगे बढ़ती है। अब फ्रांस के राजा लुई 16वें को मारने के बाद फ्रांस अब पूर्णतः गणतंत्र बन चुका था। अब यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं थी, यानी कि राजतंत्र नहीं था संवैधानिक, अब पूर्ण गणतंत्र बन चुका था फ्रांस। लेकिन कुदरत को यह मंजूर नहीं था। जब संविधान बनकर के तैयार हो गया तो अब इसे लागू किया जाना था। लेकिन जिन आम लोगों के हाथ में अभी अभी नई नई सत्ता आई थी उन लोगों में भी संघर्ष हो गया। कैसे हो गया? मिडिल क्लास जो उभर रहा था उसमें और लोअर क्लास की सोच में थोड़ा सा फर्क आ गया। दोनों वर्गों में दूरियां बढ़ गई, दोनों नावें बन गई, और इन नावों में सवार कौन है? देश का संविधान। तो संविधान तो डूबना ही था। अब इन दोनों में जिसके पास भी पावर आएगी वो दूसरे पर अत्याचार करेगा, सीधी सी बात है। अब ऐसे में उन लोगों के हाथ में पावर आ गई जो लोग खुद को हाशिए पर समझते थे। अब इन लोगों में एक आदमी था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, जो पब्लिक के हक में सोचता सोचता इतना क्रूर हो गया जिसकी कोई हद नहीं। उसने पावर का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, हजारों लोगों को मरवा दिया, पूजा के स्थान होते थे ना, चर्च वगैरह, उन सबको तुड़वा दिया, स्लेवरी खत्म कर दी। लेकिन इसका भी वक्त आया, पब्लिक ने इसका भी तख्ता पलट कर दिया और डायरेक्टरी रूल लागू हुआ, जो लगभग 4 सालों तक चला। इस डायरेक्टरी रूल में मिडिल क्लास वर्ग था। लेकिन दोस्तों, फ्रांस के नसीब में ही फ्री होना लिखा नहीं था, क्योंकि अब फ्रांस की सेनाओं में एक नया जवान सैनिक जिसका नाम था नेपोलियन, वो उभर रहा था, वो ताकतवर होता जा रहा था। और फ्रांस ने इसी जवान सैनिक की वजह से इतने सारे युद्धों में जीत प्राप्त की थी। अब नेपोलियन ने भी फ्रांस का ये जो डायरेक्टरी रूल लागू हुआ था इसका भी तख्ता पलट करके सारी पावर अपने हाथों में ले ली और एक तरह से तानाशाह बन गया।
तो मतलब घूम फिर के वापस तानाशाही स्थापित हो ही गई फ्रांस में। और लुई के टाइम पे जो व्यवस्था थी, जो जो चर्च वगैरह तोड़े गए थे उनको वापस से बनाया गया, स्लेवरी को वापस चालू कर दिया गया और सारी व्यवस्था को वापस ला दिया गया। 1799 में जाकर के नेपोलियन ने सबसे कहा कि अब जो है लड़ाई खत्म हो चुकी है। उसके बाद 1799 से 1815 तक नेपोलियन का काल रहा। वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा, जब जर्मनी का एकीकरण मैं समझाऊंगा उस वक्त। तो दोस्तों, फ्रांस में क्या हुआ, तानाशाही खत्म हुई, घूम फिर के वहीं तानाशाही आकर के स्थापित हो गई। लेकिन नेपोलियन का जो शासन था वो लुई जो बर्बन वंश था, बुर्बन वंश, उसके शासन से तो बहुत ही अच्छा था। तो पूरी कहानी सुनकर के आपको क्या लगा? आ गई ना मेरी वाली बात? पैसा लड़ाई का कारण बना, और भी कारण थे ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से जो पैसा कारण था वही मेन कारण रहा पूरी लड़ाई का। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।